नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ाया था जो एप्लीकेशन लेयर के हैं। जैसे अपना बूट पी पढ़ाया था, RARP पढ़ाया था, DSCP पढ़ाया था, उनके सारे एग्जांपल्स भी बताए थे मैंने आपको, और आई होप कि आप वो समझ गए होंगे। कोई भी कंप्यूटर है जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है उसको चार इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए: खुद का आईपी एड्रेस, खुद का सबनेट मास्क, राउटर का आईपी एड्रेस और सर्वर का आईपी एड्रेस। ये चारों की चारों चीजें जो हैं। और कौन सा प्रोटोकॉल देता है? बूट पी यूज करोगे तो बूट पी देता है, नहीं तो DSCP दे देता है। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या पढ़ने वाले? DNS। नेटवर्किंग की दुनिया में, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। नेटवर्किंग की दुनिया में जो कंप्यूटर्स होते हैं आईपी एड्रेसेस के जरिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं। किसके जरिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं? आईपी एड्रेस के जरिए। पृथ्वी पर इंसान किस चीज से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? उसके नाम से। रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, इस तरीके से। और इनका कंप्यूटर्स का थोड़ी नाम होता है। कंप्यूटर का नाम देखा है कभी आपने? रमेश, सुरेश, महेश नहीं होता ना। कंप्यूटर्स का जो अपन आइडेंटिफाई करते हैं उसको फिजिकली अगर कर रहे हैं उसको तो अपन मैक एड्रेस से करते हैं, लॉजिकली कर रहे हैं उसको तो आईपी एड्रेस से करते हैं। तो नेटवर्किंग की दुनिया में कनेक्ट क्यों है? नेटवर्किंग के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसके लॉजिकल एड्रेस की बात करें, यानी आईपी एड्रेस की। तो नेटवर्किंग की दुनिया में कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस के जरिए ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी पहचाने जाते हैं। और हम थोड़ी पहचानने जा रहे हैं कि हमें क्या कंप्यूटर का क्या है जिस पर ईमेल भेजा है, वो मशीनों का काम है, हमारा नहीं है। पर कहने का मतलब एक मशीन दूसरी मशीन को आइडेंटिफाई किससे करती है? आईपी एड्रेस से। जबकि रियल वर्ल्ड में इंसानों को या एंटिटी को नेम्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जयपुर है, ये जोधपुर है, ये उदयपुर है, ये धौलपुर है, ये इस तरीके से। ऐसे में इंसान नेटवर्किंग की दुनिया की सभी मशीन्स को और उनके मिलियंस आईपी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकता है। अब मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या आप लोग हो, आप कितने आईपी एड्रेस याद रख सकते हो? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 मैक्सिमम। सही बता रहा हूं। कोई 10 आईपी एड्रेस याद करके बता देना, मैं दे दूंगा उनको। नहीं कर पाएगा। तो आप इस इंटरनेट में तो खरबों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और खरबों आईपी एड्रेस है उनके, तो आप कैसे याद रख पाओगे उनको? इम्पॉसिबल, नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए एक सिस्टम बना रखा है। उन आईपी एड्रेस को अपने एक नाम दे दिया है। क्या दे दिया? एक डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे google.com, ये याद रहेगा हमें, लेकिन गूगल का आईपी एड्रेस दे दूं आपको याद करने के लिए, नहीं रहेगा याद। आज है कल नहीं रहेगा। और वाकई में वो नाम कुछ नहीं होता उस नाम से। अपन जब उस नाम से कुछ चीजें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर पे जाती है, उस नाम से चीज, उस नाम का आईपी एड्रेस निकाला जाता है, फिर आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपने कहा google.com, तो रिक्वेस्ट जाएगी DNS सर्वर के पास, और वहां से क्या होगा, देखेंगे कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस वापस आएगा क्लाइंट के ब्राउजर के पास, तब जाके वो रिक्वेस्ट जाएगी और उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि गूगल का सर्वर कहां पे है और वहां रिक्वेस्ट की जाएगी। ठीक है। जैसे आप किसी वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर के जरिए एक्सेस करने के लिए वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। जैसे आपको google.com पे जाना है तो आप सिंपली क्या लिखते हो? www.google.com, यही तो लिखते हो आप, यानी आपने नाम लिखा है। ऐसे में जो DNS है वो उस वेबसाइट नाम को, यानी उस वेबसाइट के नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। यानी आपने लिखा google.com, तो जो DNS है वो क्या करेगा? उस google.com का आईपी एड्रेस ढूंढ के लाएगा और उसके जरिए उस नेम को किस में कन्वर्ट कर देगा? आईपी एड्रेस में। देखो ब्राउजर में सिंपली आप में से कुछ को शायद हो सकता है पता हो, आप सिंपल आईपी एड्रेस डालोगे ब्राउजर में एड्रेस बार में तो भी उस वेबसाइट पर चले जाओगे। अगर आपको ITexamguruji.in का आईपी एड्रेस पता है तो आप अपने क्रोम में मेरा आईपी एड्रेस डाल के एंटर मारोगे तो मेरी वेबसाइट पर आ जाओगे। यानी दोनों सिमिलर काम करते हैं, यानी जो वेबसाइट का नाम है और उसका आईपी एड्रेस है, दोनों सिमिलर काम करते हैं। जब भी लेकिन हम आईपी एड्रेस से क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें याद नहीं रहेंगे वो। ITexamguruji.in याद रहेगा मुझे, google.com याद रहेगा, amazon.com, flipkart.com, ये सब याद रहेंगे मुझे। जितनी भी मेरी फेवरेट वेबसाइट है सारे के नाम मेरे मस्तिष्क में याद है। वो तकरीबन 2000, 3000, 4000, 5000 होंगे, लेकिन मुझे याद है। लेकिन 2, 4, 5000 आईपी एड्रेस याद रख पाऊंगा? भाई साहब भगवान भी याद नहीं रख पाएंगे। सही बता रहा हूं। और जो आईपी एड्रेस हमने देखा उस तरीके से भी नहीं होते, वो तो हमने और समझने के लिए, इजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए कर दिया। और डेसिमल नोटेशन सिखाई थी मैंने आईपी एड्रेसिंग में, 01010101, ऑक्टेट बनाए थे 8 के,
कितना कॉम्प्लेक्स हो गया एक ही आईपी एड्रेस, 5000 आईपी एड्रेस याद रखोगे? इम्पॉसिबल। नाम याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो डीएनएस है वो क्या करता है, उस वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, क्योंकि मशीन्स केवल नंबर्स यानी आईपी एड्रेस को जानती हैं। जैसे आप google.com के सर्च इंजन के वेब पेज को ओपन करने के लिए ब्राउजर में क्या लिखोगे, google.com, लेकिन टेक्निकली आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप google.com का आईपी एड्रेस जानते हैं तो सिंपल इस जगह पर क्या लिख दो, आईपी एड्रेस लिख दो उसका गूगल का, अब गूगल का पेज खुल जाएगा आपके लिए। तो उसको टाइप करके भी आप google.com के सर्च इंजन को वेब पेज को ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आईपी एड्रेस डाल के क्यों नहीं काम करते, वो इसलिए नहीं करते, लेकिन हम वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस को नहीं जानते। ना तो हम जानते हैं, पता लगा सकते हैं हम 1 सेकंड में सीएमडी से या इंटरनेट के जरिए कि कौन सी वेबसाइट का क्या आईपी एड्रेस है, लेकिन वो बहुत पेनिक और याद रख नहीं सकते हम आईपी एड्रेसेस को, तो क्यों ऐसे काम झमेले में पड़े हैं। लेकिन हम वेबसाइट के आईपी एड्रेस को नहीं जानते और ना ही आईपी एड्रेस को याद रख सकते हैं हम, इसलिए हम वेबसाइट को उसके नेम से ब्राउजर के जरिए एक्सेस करते हैं। आईपी एड्रेस से एक्सेस इसलिए नहीं करते, ना तो हम आईपी एड्रेस को याद रख सकते, ना हमें पता है वो। लेकिन अगर हमें वेबसाइट का नाम पता है तो ब्राउजर से बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको ITexamGuruji.in पे जाना है तो आईपी एड्रेस मेरा याद नहीं रख पाओगे आप, मेरी जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है उसको याद नहीं रख पाओगे आप, और ना ही याद रख पाओगे आप, और ना ही आपको मान लो पता है, लेकिन आपको ITexamGuruji.in याद रहेगा, एक बार भी देख लिया याद रहेगा वो। डीएनएस उस नेम को, कौन से नेम को, google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? आईपी एड्रेस में। ये जो डीएनएस है वो google.com को किस में कन्वर्ट कर देगा? उसके आईपी एड्रेस में। जैसे आपने लिखा google.com, तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, अपने डेटाबेस में से उस डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी एड्रेस को फाइंड करेगा, और ये बिल्कुल फोन बुक की तरह काम करता है। अब देखो सर, इसको एक बहुत प्यारी तरीके से बताऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों के में। ये है आपका ब्राउजर, क्या है आपका ब्राउजर है क्रोम, और आपने लिखा google.com, ठीक है। अब यह ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? आपके आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब लिख लो एक बार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, कहां से आया है? अगर आपके फोन में जियो की सिम है तो आपका आईएसपी कौन है? जियो। अगर आपके फोन में बीएसएनएल की सिम है तो आपका आईएसपी कौन है? भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल। अगर आपके फोन में एयरटेल की सिम है या ब्रॉडबैंड है आपके घर पे एयरटेल का, तो आपका आईएसपी कौन है? एयरटेल, ठीक है। तो हमारा google.com से रिक्वेस्ट आ जाती है हमारे आईएसपी के पास। ये ब्राउजर पूछ रहा है कि आपको google.com का आईपी एड्रेस पता है? अगर आईएसपी को पता है तो आईएसपी इसको दे देगा एड्रेस। अब मान लो इसको नहीं पता, तो ये कहां जा रहे हैं? ये जा रहे हैं डीएनएस के पास, डोमेन नेम सर्वर के पास। ये कई लेवल में विभाजित होता है। यहां पे ये रिक्वेस्ट, ये मान लो रूट सर्वर है कि क्या आपको ये पता है? इसने कहा नहीं, आप क्या है टीएलडी में जाओ। टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन, .com यानी कॉमर्शियल टॉप लेवल डोमेन है। यहां पे गया, उसने .com में देखो, उसने .com में देखा यार है, अगर नहीं है तो यहां पे जाओ। यहां पे कौन सा है? ऑथराइजेशन सर्वर है और ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथराइजेशन सर्वर यहां पे है, जहां से ये जनरेट हुआ था उस टेबल में देखेंगे, और इसका आईपी एड्रेस इसको आएगा आईएसपी के पास, आईएसपी से गूगल के पास। तो सबसे पहले तो इसको इस जो google.com लिखा है इससे काम नहीं चलता कभी भी, इसको चाहिए न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस। इसका google.com का, वो कहां से आ रहा है? यहां से। अब मान लो एक बार अगर आपने ब्राउजर में google.com ओपन कर लिया तो अगली बार उसका आईपी एड्रेस लेने के लिए सारी प्रोसेस नहीं करनी। एक कैश होती है, टेम्परेरी मेमोरी आपके ब्राउजर में, वहां पे जो जो पेज आपने विजिट किए वो जल्दी लोड हो जाए, इस वजह से वो सारे के सारे आईपी एड्रेस वहां रहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, इसका डायग्राम देखोगे तो। यहां पे देखिए, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये कोई वेबसाइट है fixrunner.com। कौन सी वेबसाइट है? fixrunner.com। इसको आईपी एड्रेस नहीं पता है, आपने अपने ब्राउजर में खोली ये वेबसाइट fixrunner.com,
आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई डीएनएस रिसॉल्वर के पास। कहां गई? डीएनएस रिसॉल्वर के पास। इसको इस जगह पर आपका आईएसपी हो सकता है, ठीक है। और फिर वो इसके पास नहीं है, fixrunner.com का आईपी एड्रेस इसके पास नहीं है, तो इसने रिक्वेस्ट भेजी रूट सर्वर के पास। किसके पास? रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर ने कहा मेरे पास नहीं है, तो वो वापस आया, फिक्स जाएगा वो टीएलडी सर्वर के पास, टॉप लेवल डोमेन। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास, कि क्या आपके पास fixrunner.com का आईपी एड्रेस है? उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो फिर जाएगा ये ऑथोरिटी सर्वर के पास। किसके पास? ऑथोरिटी सर्वर के पास। यहां तो मिलना ही मिलना है। ऑथोरिटी सर्वर देखेगी fixrunner.com, 1 मिलीसेकंड रुको, और उसकी टेबल में तुरंत रॉकेट की स्पीड से उसने मैच किया गूगल.com जो गूगल.com है वो किस आईपी एड्रेस से असाइन है, उसने वो आईपी एड्रेस निकाला और इसको दे दिया 192.0.22.1। किसको दे दिया? डीएनएस रिसॉल्वर को। डीएनएस रिसॉल्वर ने देखो ये किसको दे दिया? डीएनएस क्लाइंट को। और इस डीएनएस ने वो अपनी कैश मेमोरी में भी सेव कर दिया कि भविष्य में उसको यहां ढूंढने नहीं जाना पड़े, यहीं पे मिल जाए वो, ठीक है। तो आपने देखा कैसे काम करता है। एक और देखो, एक और एग्जांपल दे रखा है यहां पर। ये कोई ब्राउजर है, इसमें है managengine.com कोई वेबसाइट है, ये आपने लिखा ब्राउजर में managengine.com, और ये आपको, तो आपने ब्राउजर में लिखा managengine.com, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? डीएनएस रिसॉल्वर के पास जाएगा, managengine.com का आईपी एड्रेस दो। इसने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, ये जाएगा रूट सर्वर के पास, managengine.com का आईपी एड्रेस दो। इसने कहा मेरे पास नहीं है, टीएलडी सर्वर से पूछ ले। फिर जाएगा ये टीएलडी सर्वर के पास, managengine.com का आईपी एड्रेस दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है, नेम सर्वर पे जाओ, अथॉरिटी सर्वर पे। फिर वो जाएगा अथॉरिटी सर्वर पर। कहां जाएगा? अथॉरिटी सर्वर पे जाएगा और पूछेगा managengine.com का आईपी एड्रेस दो। उसने कहा managengine.com का, 1 सेकंड रुक, मेरे पास तो सबका है। तो उसने दे दिया 165.173.187.32। ये कहां पे आया? फिर डीएनएस रिसॉल्वर के पास। कहां पे आया? डीएनएस रिसॉल्वर के पास। और ये देखिए फिर कहां गया? यूजर के पास, यानी कंप्यूटर के पास आ गया 165.173.187.32। और ये इसके बैकग्राउंड में, इस नाम के पीछे ये सर्च होगा, तब जाके नेटवर्क में इस आईपी एड्रेस से वो सर्वर आइडेंटिफाई होगा। कौन सा? जिस पर ये होस्ट है। कौन? जिस पर ये वेबसाइट पड़ी हुई है। कौन सी? managengine.com, ठीक है। तो इस तरीके से अपना काम होता है वास्तविकता में। अब सर एक प्यारी सी चीज बताना चाहता हूं, डीएनएस स्पूफिंग। ये हालांकि है तो यूनिट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का क्वेश्चन, लेकिन अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा जोड़ दूं, क्या पता पूछ ले। डीएनएस स्पूफिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसको मैं बता देता हूं आपको। अभी वाला सिनेरियो अगर आपकी समझ में आया तो इसको समझ सकते हो। ये है कंप्यूटर और इसने किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, मान लो itexamguruji.in, तो वो कहां जाएगा? डीएनएस सर्वर के पास पूछने जाएगा itexamguruji का मुझे आईपी एड्रेस दो। लेकिन अटैकर ने क्या कर रखा है, जो हैकर अटैकर है उसने क्या कर रखा है, itexamguruji नाम की एक फेक डीएनएस एंट्री डाल रखी है डीएनएस सर्वर में, यानी एक नकली एंट्री डाल रखी है और उसमें एक नकली आईपी एड्रेस डाल रखा है। तो जब इस यूजर ने डीएनएस सर्वर से मांगा आईपी एड्रेस itexamguruji.in का, तो डीएनएस आगे पूछने नहीं गया, क्योंकि डीएनएस के पास एक नकली एंट्री इस हैकर ने पहले डाल दी है। तो ये डीएनएस सर्वर उसको असली समझेगा और इसको दे देगा ले। फिर इसका कंप्यूटर उस नकली आईपी एड्रेस को डालेगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा? इस फेक वेबसाइट पर, नकली वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। अब यही सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है, देखो कंप्यूटर है, उसने कहा इंटरनेट बैंकिंग से मुझे 100 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। कोई यूजर है, उसने इंटरनेट बैंकिंग से 10 लाख रुपए उसको ट्रांसफर करने हैं, तो वो कहां जाएगा? डीएनएस सर्वर पर। नेट पीएनबी, इंटरनेट बैंकिंग मान लो पीएनबी बैंक की है, तो नेट पीएनबी के लिए वो कहां जाएगा? डीएनएस सर्वर पर उसका आईपी एड्रेस लेने। वहां अटैकर ने पहले नकली आईपी एड्रेस डाल रखा है नेट पीएनबी का, और वो नकली आईपी एड्रेस इसके पास पहुंच गया और ये नकली पीएनबी की वेबसाइट पर पहुंच गया और इसने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लेकिन लॉग इन नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त अटैकर ने यूजर आईडी पासवर्ड कॉपी करके दूसरी वेबसाइट पे फटाक से कर दिया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, खत्म। ठीक है, कितना खतरनाक और गंभीर मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो
अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपने जो मेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो पढ़ेंगे अपन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, और एक पढ़ेंगे अपन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी, जो मेल भेजने के काम में आता है, ईमेल भेजने के काम में आता है। फिर पढ़ेंगे अपन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसमें वर्जन 3 पढ़ेंगे अपन, जो मेल को सर्वर से रिसीव करने के लिए काम आता है, ये भेजने के लिए, ये रिसीव करने के लिए, ठीक है। एक एसएनएमपी पढ़ेंगे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एसएनएमपी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर पढ़ेंगे अपन एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मोड, यानी यहां पर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो एनक्रिप्ट होकर नहीं जाता। अगर एचटीटीपीएस लगा देते हो किसी वेबसाइट से पहले, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो एनक्रिप्ट होकर जाता है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं अपन, और ये सारे के सारे, सबसे अच्छी चीज, ये सारे के सारे कौन है, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। एप्लीकेशन वैसे मॉडलिंग कौन सी लेयर पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।